हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर डायमेंशन और परसेंटेज एरर के बारे में, और लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाया गया है प्रतिशत त्रुटि पर। तो आप लोग नोट्स बनाइए, तैयार करते रहिए। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरल रेखा में गति। एनसीईआरटी से तीसरा चैप्टर है, तो लिखेंगे चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है, मज़ा आने वाला, इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऐसे भी नाम सुनने में आ रहा है कि यार सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति मतलब जब कोई पिंड या वस्तु जो है एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरल रेखा में गति। लेकिन यहाँ पर चर्चा ये करनी है गति क्या होता है। गति या विराम, दो नाम सुने होंगे आप लोग कक्षा 9 में ही, गति और विराम। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम गति के बारे में बताने जा रहे हैं। गति क्या होता है या गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था वस्तु की स्थिति के बारे में जानते हैं। वस्तु की स्थिति का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु की स्थिति का मतलब होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना विस्थापित हो रहे हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मतलब होता है वस्तु कितना विस्थापित हो रही है। अब हमें कहें यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु हो या पिंड हो और उसका जो है समय के साथ अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा हो, क्या समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वह पिंड या वह वस्तु गति की अवस्था में। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो? समय के सापेक्ष हो या किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष हो। निर्देश तंत्र यहाँ पर फ्रेम जिसे बोलते हैं, फ्रेम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर किसी बिंदु के सापेक्ष। क्या? किसी बिंदु के सापेक्ष। जैसे हम ये मान लेते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे सामने से बस गुजर रही है, तो हम कहें कि हमारे सापेक्ष जो है बस कैसी स्थिति में है? गतिमान में। मतलब हमारे सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे गति की अवस्था या गतिमान अवस्था। तो साधारण परिभाषा क्या बनता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु की जो स्थिति होगी कैसी होगी बच्चों? गतिमान अवस्था होगा, और इससे ही क्या बोलेंगे बच्चों? गति बोलेंगे। अब आते हैं यहाँ पर विराम की बात करते हैं। विराम या विरामावस्था, हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो समय के सापेक्ष ना हो। क्या? समय के सापेक्ष ना हो, परिवर्तन ही ना हो, अर्थात वस्तु की स्थिति क्या हो? अपरिवर्तित हो। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों कि वह वस्तु क्या है? विरामावस्था। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, हमारे सापेक्ष यहाँ पर अगर साइकिल की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो साइकिल हमारे सापेक्ष क्या है बच्चों? यहाँ पर विरामावस्था। क्या ये गतिमान में है क्या? तो ये है बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, गति और विराम। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। क्लियर? तब आते हैं सरल रेखा में गति पढ़ते हैं। हेडिंग का नाम लिखें बच्चों, गति या गतिमान अवस्था। गति या गतिमान अवस्था। बैठ जाओ बालक। गति या गतिमान अवस्था। अरे कॉपी पेन लेके आके बैठ जाओ भैया, बेंच वेंच उठा लाओ वहां से। तो गति या गतिमान अवस्था लिखेंगे बच्चों, यदि निर्देश तंत्र व
यदि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, यदि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो उस वस्तु की स्थिति गतिमान अवस्था में कही जाती है। तो उस वस्तु की स्थिति गतिमान अवस्था में कही जाती है। क्लियर? इसको फील करना है बच्चों, कोई भी डिफिनीशन हो उसको आप फील करिए, और जब फील करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा, समझ सकते हैं उसको। अगर रटोगे तो भूल जाओगे शाम तक। तो हम परिभाषा क्या लिखा है, यदि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र में आता है बच्चों यहाँ पर एक मूल बिंदु के रूप में रहेगा x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। तो इस पूरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मतलब जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो बच्चों हम 2D में भी हो सकते हैं, 3D में भी हो सकते हैं और 1D में भी हो सकते हैं। 2D 3D मतलब समझ रहे हो ना। 1D का मतलब x अक्ष पर भी हो सकते हैं, 2D का मतलब 2 अक्ष पर हो सकते हैं किसी, 3D का मतलब तीनों अक्ष पर हो सकते हैं। और हमारे सापेक्ष तथा समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु की स्थिति कैसी कहलाएगी बच्चों, गतिमान अवस्था। क्लियर? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे किसी स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष, किसी स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष, किसी स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष बस की गति, नहीं बस की स्थिति लिखना, गति नहीं, बस की स्थिति, ब्रैकेट में लेना चलती हुई। हाँ, नहीं तो हम ऐसा कह सकते हैं भैया हमारे सापेक्ष, किसी खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष बस की गति। भैया बस की गति नहीं, बस की स्थिति। अब बस की स्थिति कैसी भैया, वो रुकी है कि गतिमान है, तो ब्रैकेट में लिखना चलती हुई बस की गति। क्लियर? और कोई एग्जाम्पल सोच के बताओ। घड़ी के सुइयों की गति, क्या वो गतिमान अवस्था में नहीं होती बच्चों? क्या घड़ी की सुइयों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता? होता है ना। समय के सापेक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहाँ पर देखो एक बिंदु होता है केंद्रक उसका, जिसके सापेक्ष वो घूम रहा है पूरा, उसी को निर्देश तंत्र नाम दे दिया गया। बात समझ में आ रही ना। सुई है ये मान लेते मिनट वाली सुई, ये सेकंड वाली सुई और ये घंटे वाली सुई। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से या मूल बिंदु से उसके सापेक्ष, इसके भी सापेक्ष, तो यहाँ पर इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रही है और समय के सापेक्ष तो होना ही है, सीधी सी बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों कि वो वस्तु या सुई की स्थिति कैसी अवस्था में होगी, गतिमान अवस्था। क्लियर? अब हेडिंग का नाम लिखते हैं बच्चों विराम या विरामावस्था। विराम या विरामावस्था। तो परिभाषा बना के लिख सकते हैं, लिखो यदि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, यदि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, यदि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति अपरिवर्तित हो, वस्तु की स्थिति अपरिवर्तित हो, तो ऐसी स्थिति को विरामावस्था या ऐसी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं।
क्लियर बच्चों? कोई डाउट? फील कर रहे हैं ना इसको आप? निर्देश तंत्र मतलब हो गया सीधी सी बात, एक्स अक्ष वाई अक्ष मतलब इसके मूल बिंदु कुल मिला के लेकर चलना है। 2D में भी हो सकता है, 3D में भी और 1D में, है ना। समय के सापेक्ष अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु गतिमान अवस्था में होगी। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहे तो इसका मतलब वह गतिमान अवस्था में नहीं, तो इसका मतलब वो विरामावस्था में है। क्लियर? इस प्रकार समझ गए आप? एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। जैसे स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष पेड़ पौधों की स्थिति, अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्या स्थिर व्यक्ति के सापेक्ष यहाँ पर पेड़ पौधे यहाँ पर विरामावस्था में होंगे? कि चलते हुए अगर गतिमान अवस्था में कोई व्यक्ति है तो उसके भी सापेक्ष जो है पेड़ पौधे विरामावस्था में ही तो रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना, नोटिस करना, फील करिए इस चीज़ को, है ना। बस में आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आप उस समय बस के साथ साथ आप भी गतिमान में होते हैं, तो जो आसपास देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनकी स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो गतिमान अवस्था में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं? विरामावस्था। ध्यान से देखा करिए बच्चों, वो भी आपके साथ चलते रहते हैं, जैसे मतलब ऐसा फील होता है, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? वो स्थिर रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन फील करने पर लगता है कि भैया हमारे साथ पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, है ना, या ऐसा लगता है। कभी कभी देखते हैं आप लोग जब भ्रमित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी यात्रा कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या अनुभव होता है? हम स्थिर है भैया, पेड़ पौधे चल रहे हैं, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ठीक है, दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो कुल तात्पर्य होता है यहाँ पर गतिमान अवस्था और विरामावस्था। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट करके लिखते हैं बच्चों, गतिमान अवस्था और विरामावस्था पर नोट करके लिखें। अभी बताइए आप लोग, गतिमान अवस्था की अगर हम चर्चा करें तो गतिमान अवस्था की स्थिति में जो वस्तु की स्थिति होगी भाई वो विस्थापित होगी, सीधी सी बात है। विस्थापित होगी मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएगी, तभी तो हम गतिमान अवस्था में कहेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ पर खिसक आए या यहाँ से यहाँ चले, इसका मतलब हम गतिमान अवस्था में हैं, और इस समय हम ऐसे मौन धारण करके खड़े हो गए, तो इसका मतलब हम कौन सी अवस्था में? थोड़ा सा फील करिए। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों गतिमान अवस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। फील करने वाली बात है। गतिमान अवस्था अर्थात गतिमान की स्थिति में वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, और जबकि विराम की स्थिति में वस्तु की स्थिति में अर्थात वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए बच्चों पढ़े होंगे आप लोग कि जब भी क्वेश्चन में कहते हैं सर जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जहाँ विरामावस्था कहें वहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 कर दो, बट भाई कैसे होता? क्लियर? तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, बहुत बेसिक। लिखिए, गतिमान की स्थिति में गतिमान की स्थिति में वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन धनात्मक कमा ऋणात्मक हो सकता है। क्लियर बच्चों? लेकिन शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है।
बात समझ में आई? धनात्मक भी हो सकता है, इसको फील करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी चीज़ होता है फील करना। जैसे मान लेते हैं पहले जो है वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान थी, है ना। कोई आया पीछे से धक्का दे दिया, या किसी भी वाह्य आर्द्रता के कारण या वाह्य बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होकर, अर्थात उसका वेग जो है बढ़कर जो है 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर अब आपसे पूछिए कि बच्चों कि वेग में परिवर्तन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो भैया सीधी सी बात 2 से 8 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर भैया घटा देंगे यार, घटा देंगे। बड़े वाले में छोटे वाले घटाएंगे, कितना आएगा? +6 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हमें ऐसा कह दें कि पहले तो 8 मीटर पर सेकंड था लेकिन बाद में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब 2 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ पर ये तो 8 में से 2 घटा, और यहाँ पर जब 2 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 8 घटाएंगे, तो कितना आएगा बच्चों? -। ये दोनों हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन कह रहा शून्य नहीं हो सकता। अरे भैया अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है, तीसरा फील करो, ये 2 मीटर पर सेकंड है और बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो भैया अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन देखा जाए तो कितना आ रहा है? 0। लेकिन क्या इसको हम गतिमान अवस्था कह सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं? कह सकते हैं यार। 2 मीटर पर सेकंड है, इसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि गतिमान अवस्था में परिवर्तन नहीं। परिभाषा क्या कर रहा है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। इस चीज़ को ये फॉलो नहीं कर रहा, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा था, उतने से जा रहा है। स्थिति में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इन सब में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। परिभाषा से फील करिए, कह रहा है कि निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? गतिमान अवस्था में। भाई वो गतिमान में है। 2 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो गया, स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर भी वेग में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। फील के अनुसार हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो है कि यह स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब गतिमान अवस्था में नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स के रूप में देखें तो बच्चों ये गतिमान अवस्था में माना जाता है। क्लियर? तो इस चीज़ को भी नोट करके लिख लेते हैं। गतिमान अवस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन 0 हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लेना केवल अनुभव के आधार पर। क्लियर बच्चों? तेज शून्य एक जगह हम लिखाए हैं 0 नहीं हो सकता, एक जगह लिखा रहे 0 हो सकता है ना। क्यों ऐसा लिखाया गया बच्चों? भाई 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम ऐसा कहते भैया कि 0 मीटर पर सेकंड और ये 0 मीटर पर सेकंड, अब ये भी कहेंगे यार इसको 0 तो हो गया, दोनों में मैटर बढ़ गया ना। 0 का मतलब बच्चों स्थिर अवस्था में आ गया, है ना। और 2 मीटर पर सेकंड से इसका मतलब गतिमान में है, लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहे। और इसमें क्या है? ये विरामय में है, तो विरामय में है तो इसका मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वस्तु का वेग क्या है बच्चों? 0। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत फील हुआ? ये चीज़ दोनों में जो कन्फ्यूजन है समझ में आया? 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब गतिमान ही में है, लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रही है ना। और जबकि इसमें 0 मीटर पर सेकंड है, दूसरा भी 0 मीटर पर सेकंड लिया गया, इसका मतलब ये स्थिर अवस्था में, मतलब वेग नहीं है इसका कुछ। वेग क्या है बच्चों? 0। तो वेग परिवर्तन क्या हुआ? 0। इस प्रकार यहाँ पर 2 जगह लिखा है इसे कि वस्तु के वेग में परिवर्तन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है गतिमान अवस्था की स्थिति में, है ना। फिर लिखा दिएगा गतिमान अवस्था में, ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिए दोनों, ये दोनों, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ा रहेगा। पहले आप ये लिख लीजिए, ये 2 मीटर पर सेकेंड वाला, फिर उसके बाद इसको लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए बस, ठीक है ना।
तो ये 0 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड मतलब स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, उसका वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, शून्य हो रहा है, ये विरामावस्था में आ गया। और जबकि इसमें भी शून्य आ रहा है, एक ऐसी अवस्था में, गतिमान अवस्था में, है ना। क्या? हाँ, अरे यार चल तो रहा है ना, किसी वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड है, समान चाल से चल रही है ना, समान वेग से गतिमान है, लेकिन ये भी समान चाल से ही गतिमान है, लेकिन शून्य है। तो विरामावस्था के लिए, और तो दोनों का यहाँ पर जो हम लिखा है कि गतिमान अवस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, इन दोनों के लिए यहाँ पर इस सेटिस्फाइड करना। क्लियर? आगे चलें, अगला नोट लिखते हैं। विरामावस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। विरामावस्था में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। क्लियर भैया? इसको भी अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आराम से भाई। 0 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा बच्चों? 0 मीटर पर सेकंड। ये परिवर्तन हुआ किसमें बच्चों? वेग में परिवर्तन। लिख लो जल्दी से, वेग में परिवर्तन इज इक्वल कितना बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड। इसको मान लेते हैं पहला वेग है और ये दूसरा वेग है। इनको केवल फील करो, समझो, ठीक ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चों, तो आगे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत तगड़ा समझ में आएगा, है ना। तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या? गति और विराम। तो समझ में आया गति का मतलब क्या हुआ और विराम का मतलब, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। गति के प्रकार, प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग केवल इतना ही पढ़े होंगे कि भैया गति जो है मुख्यतः इतने प्रकार के। वैसे भी वास्तविक बात है, यहाँ पर गति को कोई फिक्स यहाँ पर ऐसा नहीं बांटा गया है कि भैया कितने प्रकार के होंगे, है ना। तो गति को यहाँ पर हम लोग कक्षा 11 के सिलेबस में 2 प्रकार से विभाजित करेंगे, ठीक है ना। एक विमाओं के आधार पर और एक कण की गति या पिंड की गति के आधार पर, ठीक है। तो लिखो गति को 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। 2 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों विमाओं के आधार पर। किसके आधार पर? विमाओं के आधार पर। और दूसरा पॉइंट है बच्चों पिंड या कण की गति। पिंड या कण की गति के आधार पर। पिंड या गति की कण के आधार पर। क्लियर बच्चों? तो विमाओं के आधार पर और पिंड या कण की गति के आधार पर। तो पहला पॉइंट हेडिंग बनाएंगे बच्चों विमाओं के आधार पर। विमाओं के आधार पर। ठीक बच्चों, अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एक निर्देश तंत्र बनाते हैं बच्चों। निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र मतलब जिसमें एक्स अच्छे, वाई अच्छे और जेड अच्छे। ध्यान से समझते चलना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ध्यान समझते चलना। यह जो है मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। तो विमाओं के आधार पर यहां पर गति को 3 भागों में विभाजित किया गया।
कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया। और 3 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है 1 डायमेंशन मोशन, और दूसरा होता है 2 डायमेंशन मोशन, और तीसरा होता है 3 डायमेंशन मोशन। एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, और तीसरा है त्रिविमीय गति। ध्यान समझ लो, एक कॉन्सेप्ट बैठा लो, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। 1 डायमेंशन मोशन में कोई 2 अक्ष जो है स्थिर रख दो। क्या? कोई 2 अक्ष स्थिर कर दो, जो भी इच्छा हो, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। कोई 2 अक्ष यहाँ पर स्थिर करो तो केवल आपके पास बचेगा एक अक्ष। अगर उस अक्ष पर कोई पिंड या कण गति करती है तो उसकी गति क्या होगी बच्चों? 1 डायमेंशन मोशन। ध्यान समझना। एग्जाम्पल के तौर पर बताए, जैसे रस्सी पर चींटियों की गति। एक रस्सी ले लेते हैं या कोई तार ले लेते हैं बच्चों, उस पर हम चींटी को चढ़ा दें तो चींटी जो गति करेगी तो केवल एक ही अक्ष में गति करेगी। जरा सोच के बताओ, फील करो। मान लेते हैं इस पर हम यहाँ पर चींटी को चढ़ा दें तो केवल चींटी एक ही अक्ष में गति करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? ऐसा तो नहीं बच्चों नीचे आ जाएगी तुरंत। हाँ, गिर सकती है लेकिन गति नहीं करेगी। तो जब निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष कोई पिंड या व्यक्ति या वस्तु केवल एक ही अक्ष पर गति करे, चाहे वह एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी बच्चों? 1 डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे चींटियों की गति। कैसे? चींटियों की गति केवल लिख दोगे बच्चों तो नहीं माना जाएगा। रस्सी या तार पर चींटियों की गति। ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद या पिंड की गति। ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई ऐसे वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं बच्चों तो केवल 1 डायमेंशन मोशन में ही तो गति करते हैं। एक ही दिशा में तो जाएंगे, फिर उसी पर लौट आएंगे। मतलब चाहे उसको आप वाई अक्ष मानो, चाहे एक्स अक्ष मानो, चाहे जेड अक्ष। जरूरी नहीं कि इधर ही आपको एक्स अक्ष मान लीजिए, चाहे ये मान लो, जो इच्छा कहो। क्लियर? अब 2D में बच्चों केवल एक अक्ष को स्थिर करना है, केवल एक अक्ष, चाहे एक्स अक्ष, चाहे वाई अक्ष, चाहे जेड अक्ष। तो बचेगा आपके पास कितना? 2 अक्ष। अब इन 2 अक्ष पर अगर कोई पिंड या कोई वस्तु गति करती है तो उस गति को हम क्या कहेंगे बच्चों? 2 डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल सोच के बताओ बच्चों। प्रक्षेप गति। क्या? प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टिल मोशन। जब किसी पिंड को हम ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं, ध्यान देना कैसे फील करते हैं इसको। ये मान लेते हैं पृथ्वी है और यहाँ से हम किसी पिंड को ऐसे फेंकें तो प्यारे बच्चों देखो यूं 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 ऐसे आके गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, प्रोजेक्टिल मोशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कैसे 2 डायरेक्शन हो गए बच्चों। अगर देखा जाए ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर दिशा इसकी ऐसी हो जाएगी और यहाँ पर देखो बच्चों तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मतलब 2 डायरेक्शन होंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। क्लियर? प्रक्षेप गति हो गया। किसी पिंड या वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति। वृत्ताकार पथ पर जब गति करती है, ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करती तो उसका डायरेक्शन देखो, यहाँ पर एक ऐसा बना और एक यहाँ पर ऐसा बना, 2 दिशा में गति हुई। सेम कहानी यहाँ पर भी आएंगे तो इधर होगा और यहाँ पर आएंगे तो इधर होगा। और प्रत्येक एक्सिस के 2 दिशा होती हैं, पता होगा। एक्स अक्ष के पास भी 2 दिशा होती है। अगर हम केवल 2 ही अक्ष की बात करें बच्चों तो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। वाई अक्ष में पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो सेम कहानी यहाँ पर भी जेड अक्ष में भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, सीधी सी बात। तो भैया ए वाला जो है वाई अक्ष को अगर हम मान ले वाई अक्ष तो धनात्मक दिशा में जाएगी और ये भी वाई अक्ष ही किस में आएगी? ऋणात्मक दिशा में आएगी। तो 2D में ही तो चल रहा है यार, समझ में आया? 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशन मोशन। मतलब इसमें किसी को स्थिर नहीं करना है, मतलब तीनों अक्ष पर गति कर सके, ऊपर भी जा सके, बाएं दाएं नीचे। एग्जाम्पल सोच के बताओ जरा। पतंग की गति, जब पतंग उड़ाते हैं बच्चों आप लोग तो उसकी गति कैसी होती है? 3D होती है।
देखते ना कभी, ऊपर जाती है फिर खींचते नीचे आ जाती है, फिर इधर उधर ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो उसकी गति कैसी होगी बच्चों? 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में गति करती है, मतलब तीनों अक्ष को वह प्राप्त कर लेती है। क्लियर? और एग्जाम्पल, आसमान में उड़ती हुई पक्षियों की गति क्या कहते हैं? ऐसे उड़ती है फिर सीधा होती है फिर उड़ जाती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। लेकिन ये दोनों जो है केवल फिक्स हो गए हैं कि भैया ये केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब केवल 2 ही अक्ष पर जा सकते हैं। वृत्तीय गति में देख रहे हैं किसी भी पिंड की गति 2 ही अक्ष में जा सकते हैं। 1 डायमेंशन मोशन बताया गया, किसी तार पर जो है चींटी की गति, चींटी को चढ़ा दिया गया इस पर, तो केवल एक ही दिशा में जा सकती, फिर से लौट सकती है, मतलब 2 धनात्मक, सॉरी 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक मिलेगा उसको, एक ही अक्ष तो मिला। फील हुआ? कुछ समझ में आया? तो चलिए अब लिख लिया जाए। तो लिखोगे विमाओं के आधार पर गति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गति के आधार पर विमाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विमाओं के आधार पर गति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो लिख लो भैया, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो एक विमीय गति। एक विमीय गति पहला पॉइंट, एक विमीय गति ब्रैकेट में 1 डायमेंशन मोशन लिख सकते हैं यहाँ पर 1D, ठीक है ना। और अधिकतर यही शॉर्टकट पड़ता है भाई 2D 3D। अभी कक्षा 12 में पहुँचोगे आप लोग, कहो सर जी आप 2D का सवाल बता देते हैं, 3D का सवाल बता दिया जाए, है ना। तो भैया सबको ये समझ लो, अभी कक्षा 11 का ही लेवल है, नहीं पढ़े रहोगे अच्छे से ना तो कक्षा 12 में समझ में नहीं आएगा भैया 2D का है 3D क्या है ना। तब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, ऐसे हवा में जाएगा सब, तो बढ़िया से समझ लो। पहला लिख लो, तीनों प्रकार लिख लिए, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। चलो अब पहला हेडिंग बना लो खट से, जल्दी से बनाओ, जल्दी से कंप्लीट कर दे इसको। एक विमीय गति लिखो, यदि किसी पिंड की गति निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष केवल एक ही अक्ष पर हो, केवल एक ही अक्ष, ब्रैकेट में लिखना, हो ना लिखना, केवल एक ही अक्ष, ब्रैकेट में लिखो एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष, एक्स अक्ष कामा ना लगाना, यह लगाना, एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष, ब्रैकेट बंद हो, तो पिंड की गति या वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। तो पिंड की गति या वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। क्लियर बच्चों? जैसे रस्सी पर चींटियों की गति, रस्सी पर चींटियों की गति लिख लिए क्या? बहुत बढ़िया। रस्सी पर चींटियों की गति, दूसरा ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद की गति। क्लियर? जल्दी लिखो दूसरा द्विविमीय गति 2D, द्विविमीय गति लिख सकते हो परिभाषा बना के, फील करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2D क्या लिखेंगे? यदि किसी पिंड या वस्तु की गति, कुछ भी बना के लिख लो, यदि किसी पिंड या कण की गति
निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष जरूर लिखना बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को छोड़ना नहीं, निर्देश तंत्र और समय के सापेक्ष। देखो, यदि किसी पिंड या कण की गति निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष केवल दो अक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स पर हो तो ऐसी गति द्विविमीय गति कहलाती है। यदि किसी पिंड या कण की गति निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष केवल दो अक्ष कौन कौन, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, द्विविमीय गति। जैसे एग्जांपल लिखो जल्दी से, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति। दूसरा लिखो किसी पिंड या कण का वृत्तीय पथ पर गति, किसी पिंड या कण का वृत्तीय पथ पर गति। क्लियर। चलिए लिखो तीसरा, 3 डायमेंशन मोशन। फिगर ये दोनों आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2D में ये दोनों फिगर बना सकते हो अगर समझना हो, बाकी अगर समझ सकते हैं फील कर सकते हैं वैसे रहने तक आपकी इच्छा। लिखो 3D, लिखो यदि किसी पिंड या कण की गति, बना के लिख लोगे ना, एग्जाम्पल लिख लोगे, लिखो लिख लो, यदि किसी पिंड या कण की गति निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष, निर्देश तंत्र व समय के सापेक्ष तीनों अक्ष एक्स वाई जेड पर हो तो पिंड की ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते, जैसे पतंगों की गति, आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों की गति, या पक्षी, चिड़ियां नहीं लिखना, पक्षियां लिखना, आसमान में उड़ती हुई पक्षियों की गति। क्लियर बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पर विमाओं के आधार पर पढ़ चुके हैं यहाँ पर गति के प्रकार। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो है पिंड की कण, पिंड या कण की गति के आधार पर। क्लियर, कल के लेक्चर में